तो दोस्तों कंसिडरेशन आपकी वचनदाता की वांछा पर होना चाहिए और या तो कंसिडरेशन पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है या फ्यूचर हो सकता है। अब बात करते हैं वचनदाता की वांछा पर क्या मतलब होता है वचनदाता की वांछा पर का। तो सबसे पहले इस पर केस आता है कंसिडरेशन एट डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर, प्रतिफल वचनदाता की वांछा पर होना चाहिए। दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव 1880। वादी को कलेक्टर के आदेश पर बाजार और दुकानें बनानी थी। एक ये वादी हैं, प्लेंटिफ हैं, इसको क्या करना था, कलेक्टर के आदेश के अनुसार एक बाज़ार बनाना था, मार्केट बनाना था, सब्जी मंडी बनानी थी और उसमें क्या करना था, दोनों तरफ दुकानें, बीच में रोड छोड़कर बनाकर देने का इसका क्या हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एग्रीमेंट हुआ। ठीक है, तो वादी को कलेक्टर के आदेश पर बाजार और दुकानें बनवानी थी। प्रतिवादी जो दुकानों में से एक का दुकानदार था ने दुकान विशेष प्रकार से बनाने पर बिकने वाली सब्जी पर 5% कमीशन का प्रस्ताव किया, जिसे वसूली के लिए वाद लाया गया। अब जो इसमें जो दुकानदार थे जिनके लिए दुकानें कलेक्टर के कहने पर वादी द्वारा बनाई गई, ABCDEFGH ये लोग थे जिनके लिए दुकानें कलेक्टर के कहने के आदेश अनुसार बाजार बनाया जा रहा था। ए जो हैं वो भी एक दुकानदार था जो कि प्रतिवादी था। इस प्रतिवादी ने वादी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, एक प्रॉमिस किया कि अगर आप मेरी दुकान विशेष प्रकार से बनाओगे, है ना, इसमें थोड़ी मॉडिफाई मेरे हिसाब से करोगे, तो मैं मेरी दुकान पर जो सब्ज़ी बिकने वाली हैं उस पर 5% कमीशन आपको देने का प्रॉमिस करता हूँ। जब दुकानें प्रतिवादी के कहने के अनुसार वादी ने बना दी, लेकिन उसको जो 5% कमीशन का प्रॉमिस प्रतिवादी ने किया था वो देने से मना कर दिया, तो वादी इस प्रतिवादी से ये 5% कमीशन लेने के लिए सूट फाइल करता है। तो कोर्ट के सामने यहाँ पर क्वेश्चन था कि क्या वादी ने जो दुकानें बनाई हैं क्या वो प्रतिवादी की डिज़ायर पर बनाई हैं, वचनदाता की वांछा पर? क्या ये वचनदाता है यहाँ पर? तो नहीं। यहाँ पर जो दुकानें बनाई गई हैं वो कलेक्टर महोदय के आदेश के अनुसार बनाई गई हैं, इसलिए आपके लिए प्रतिफल जो है कलेक्टर द्वारा दिया जा सकता है। प्रतिवादी का इसमें कोई रोल नहीं है, इसलिए आप इनसे ये 5% कमीशन की मांग नहीं कर सकते हो। न्यायालय ने अवधारित किया कि कार्य प्रतिवादी की वांछा पर नहीं किया गया है, इस ए की वांछा पर नहीं किया गया है ना, क्योंकि यह कलेक्टर के आदेश का पालन था, इसलिए आप ये 5% कमीशन वसूल करने के लिए सूट फाइल करके इसे नहीं वसूल कर सकते हो। फिर आगे बात करता है बाय द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। जो कंसिडरेशन है वो या तो प्रोमिसी दे सकता है, वचन ग्रहीता दे सकता है, या उसकी डिज़ायर पर कोई और या उसके कहने पर कोई और दे सकता है ना। बी ने मकान खरीदा है तो कंसिडरेशन बी भी दे सकता है, या बी के कहने पर सी भी ये 10 लाख रुपए की रकम ए को दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वचन ग्रहीता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिफल भारत में कोई भी अन्य व्यक्ति भी दे सकता है। यहाँ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन का सिद्धांत लागू नहीं होता है ना। प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन का सिद्धांत जो है इंग्लैंड में लागू होता है, वहाँ जो व्यक्ति कंसिडरेशन देता है कॉन्ट्रैक्ट उसी के साथ हुआ माना जाता है, लेकिन भारत में प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन लागू नहीं होता है। जिस व्यक्ति ने यहाँ पर प्रोमिसी हैं, जो प्रतिग्रहण किया है कंसिडरेशन, वो भी दे सकता है, या उसके कहने पर कोई और व्यक्ति भी कंसिडरेशन दे सकता है। यहाँ पर प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन लागू नहीं होता है। अब जो 3 प्रकार के कंसिडरेशन की बात करी थी अपनों ने, एक तो पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन और आपका फ्यूचर कंसिडरेशन। अब ये क्या होता है, हैज़ डन और एब्सटेंड फ्रॉम डूइंग, कर चुका है या करने से प्रवृत्त रहा है। लैम्फली वर्सेस ब्रेथवेट 1615 का जो केस है ये पास्ट कंसिडरेशन के बारे में है। यहाँ पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है, और गिरफ्तार करने पर मान लो इस ए को अरेस्ट कर लिया गया था, और इस ए के अरेस्ट होने पर इस ए से जब जेल के अंदर बी मिलने आया तो ए ने कहा कि आप मेरे लिए कलेक्टर राजा से क्षमा याचना कीजिए। क्या कीजिए? क्षमा याचना कीजिए।
ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपका पार्डन पिटीशन अप्लाई होता है राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास, वही पार्डन पिटीशन की बात कर रहा है ये कि आप जो है मेरे लिए राजा से क्षमा की याचना कीजिए। तो ए के कहने पर बी ने जो है क्षमा याचना की और उसमें लगभग इसका कई सारा जो अमाउंट खर्च हो गया है ना, 10-15 हज़ार रुपये का इसका खर्च हो गया। और जब उसकी वसूली के लिए उसने वाद फाइल किया तो उसने देने से मना कर दिया। तो यहाँ उसने वसूली के लिए वाद फाइल किया और बाद में उसको आदेशित किया गया है कि इस बी ने जो क्षमा याचना के लिए एप्लीकेशन लगाई और जो खर्च उठाया है वो आप ही के कहने पर उठाया था, इसलिए ये पास्ट कंसिडरेशन के लिए के अंदर आता है और इसे आपको देना पड़ेगा। राजा से क्षमादान की याचना पर प्रतिफल का वचन। फिर आता है यदि किसी व्यक्ति को माल पड़ा पाया जाता है तो वो वचन भी पास्ट कंसिडरेशन के अंतर्गत आता है। जैसे कोई व्यक्ति रास्ते से जा रहा है और रास्ते में जाते हुए उसे किसी का मोबाइल पड़ा हुआ मिलता है। क्या मिलता है? मोबाइल पड़ा हुआ मिलता है। मोबाइल के अंदर कोई लॉक नहीं है, इस ए को मान लेते हैं। मोबाइल पड़ा हुआ मिलता है और मोबाइल देखता है ये, तो इसमें किसी विशेष व्यक्ति के नंबर हैं और जिसका मोबाइल है उस व्यक्ति को ये ढूंढ कर उस मोबाइल को दे देता है। मान लेते हैं ये बी का मोबाइल था, ए ने इस बी को ढूंढा और ढूंढकर बी का मोबाइल बी को हैंडओवर कर दिया। बी को जब मोबाइल हैंडओवर किया तो बी ने ए से कहा कि इस बात के लिए जो आपने मुझे ढूंढकर मेरा मोबाइल वापस लौटाया है, इसके लिए मैं आपको 2,000 रुपये, कितने? 2,000 रुपये देने का वचन देता हूँ। तो इसने जो मोबाइल ढूंढा है और ढूंढकर बी को दिया है, यहाँ पर ये सारा एक्ट जो किया है ये वचन ग्रहीता की वांछा पर ना करते हुए पास्ट में ही ऑलरेडी ये सारा एक्ट कर चुका था और इसके बदले में यहाँ पर ये 2,000 रुपये देने का प्रॉमिस कर रहा है, तो ये पास्ट कंसिडरेशन के अंतर्गत आता है ना, ऑलरेडी ये कर चुका है। या फिर पूर्वकालिक स्वैच्छिक सेवा या फायर ब्रिगेड की फ्री सेवा समझकर, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए एक शहर है आपका इंदौर शहर। इंदौर के अंदर आपका जो है नगर निगम की सेवाएं लागू होती हों और जहां पर भी आग लग जाती है तो वहां पर इंदौर की नगर निगम की फायर ब्रिगेड की फ्री सुविधा अवेलेबल है। अब इंदौर नगर निगम का जुरिस्डिक्शन मान लेते ये हैं, लेकिन यहाँ जो आपका देवास का जुरिस्डिक्शन लगता है पास में, और इस देवास वाले ने ये समझकर कि ये एरिया भी इंदौर के अंदर आता है और उस देवास वाले ने क्या किया, एक फायर ब्रिगेड की फ्री सुविधा, जब इसके यहाँ पर आग लग गई थी, फायर लग गई थी, तो इसने क्या किया, इंदौर की नगर निगम को उस फायर ब्रिगेड की सुविधा के लिए बुलाया और फायर ब्रिगेड आती है और उसने आग बुझा दी है ना। और इसने जब इससे वो रकम की मांग की, कंसिडरेशन की, फायर ब्रिगेड का जो कंसिडरेशन था, इसका जो भी चार्ज था, तो इसने कहा कि ये तो नगर निगम की फ्री सेवा है। तो इसने फायर ब्रिगेड वाला ने कहा कि नहीं, ये इंदौर नगर निगम के लिए है और आपका जो एरिया है इंदौर नगर निगम से बाहर आता है, इसलिए आपको इसका कंसिडरेशन देना होगा, है ना। चाहे यहाँ पर आपने इसका फ्री सेवा समझकर ही क्यों ना अप्लाई किया हो, लेकिन अगर आप उस फ्री सेवा के हकदार नहीं हो तो आपको कंसिडरेशन देना होगा, ठीक है। तो ये तो हुआ आपके पास्ट कंसिडरेशन की बात। फिर आते हैं प्रेजेंट कंसिडरेशन की बात। तो डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग प्रेजेंट कंसिडरेशन। ये प्रेजेंट कंसिडरेशन एक प्रकार के रेसिप्रोकल प्रोमिस व्यतिकारी वचन होते हैं जिसमें व्यक्ति एक हाथ सामान देता है और दूसरे हाथ में उसका कंसिडरेशन लेता है। ऐसे कंसिडरेशन को प्रेजेंट कंसिडरेशन कहा जाता है। आपने बी से कोई सामान खरीदा है और बी ने आपको जो पेमेंट किया है, आपने ए ने बी को कोई सामान बेचा है और बी उसी समय उसका कंसिडरेशन दे रहा है, तो ये प्रेजेंट कंसिडरेशन है, ठीक है। लेकिन ए ने बी को कोई सामान बेचा है और बी वो सामान उधार पर खरीदता है, तो ये जो उधार की रकम है ये आपके फ्यूचर कंसिडरेशन के अंदर आ जाती हैं। प्रॉमिस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग इज अ फ्यूचर कंसिडरेशन। करने या करने से प्रवृत्त रहने का वचन देता है, भावी कंसिडरेशन कहलाता है। अब आता है ऐसे भावी कंसिडरेशन को निष्पादनीय प्रतिफल भी कहा जाता है आपका। अब कंसिडरेशन मस्ट बी लीगल, जो प्रतिफल है वो विधिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति बाइक बेच रहा है और बाइक के बदले में कोई व्यक्ति अवैध शराब बेच रहा है, अवैध शराब दे रहा है या अफीम दे रहा है, तस्करी के चावल दे रहा है ना,
तो ये सब जो कंसिडरेशन हैं ये इलीगल हैं और कंसिडरेशन का लीगल होना ज़रूरी है। कंसिडरेशन मस्ट बी लीगल। प्रतिफल का वैध होना चाहिए। अफीम, गांजा, तस्करी, चावल आदि अवैध प्रतिफल हैं और ऐसे अवैध प्रतिफल करार को शून्य बना देते हैं। धारा 24 और धारा 23 दोनों ही इस अवैध प्रतिफल के बारे में बात करती हैं। ठीक है। कंसिडरेशन इनएडिक्वेंट नहीं होना चाहिए। क्या कंसिडरेशन एडिक्वेंट होना ज़रूरी है? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बात करें अपन कि ए ने बी को एक मोबाइल बेचा है। मोबाइल की कीमत है, मान लेते हैं अपन 10,000 रुपये, है ना। ये मोबाइल बेचता है, ए बी को मोबाइल बेचता है 10,000 रुपये का, और इस मोबाइल को 10,000 रुपये की कीमत को मोबाइल को ये 100 रुपये में ही बेचता है ना। तो ये 100 रुपये में इस मोबाइल को ख़रीद लेता है, एक मोबाइल को। तो क्या ये अपर्याप्त प्रतिफल जो है, इनएडिक्वेंट कंसिडरेशन है, ये एग्रीमेंट को इफेक्टेड करेगा? तो दोस्तों धारा 25 जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, बिना प्रतिफल के किए गए करार, बिना प्रतिफल के किए गए करारों को शून्य बनाती हैं। लेकिन यहाँ पर बिना प्रतिफल के एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, प्रतिफल तो है ना। 10,000 की चीज़ भले ही ये अपने मोबाइल को 10,000 का है, उसे 100 रुपये में बेच रहा है, लेकिन कंसिडरेशन तो है 100 रुपये, है ना। तो यहाँ पर अपर्याप्त प्रतिफल होना कॉन्ट्रैक्ट पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 25 का स्पष्टीकरण 2 जो है उसके बारे में बात करता है। ठीक है। जैसे ए 1,000 रुपये के मूल्य के घोड़े को 10 रुपये में बेचने का करार करता है। इस करार के लिए ए की सम्मति स्वतंत्रता से दी गई थी। प्रतिफल अपर्याप्त होते हुए भी यह करार कॉन्ट्रैक्ट हैं, संविदा हैं। ठीक है। लेकिन जहाँ पर अपर्याप्त प्रतिफल हैं और वहाँ पर अगर पक्षकार अनड्यू इन्फ्लुएंस, असम्यक असर का, कि हमें डराया धमकाया गया है, दबाव का प्रभाव के कारण हमसे कॉन्ट्रैक्ट कराया गया है, तो ये अपर्याप्त प्रतिफल दबाव का साक्ष्य हो सकता है। अनएडिक्वेंट कंसिडरेशन एज एविडेंस ऑफ इम्पोजिशन, है ना, अनड्यू इन्फ्लुएंस का साक्ष्य हो सकता है। कैसे? जैसे ए जो है आपका कोई टीचर हैं, कौन है दोस्तों? ए टीचर हैं और बी जो हैं स्टूडेंट हैं। ठीक है। अब ए जो है वो बी से इसका लैपटॉप खरीदता है। क्या खरीदता है दोस्तों? लैपटॉप खरीदता है। लैपटॉप एप्पल का है और उसकी कीमत है आपके 2 लाख रुपए वाला। कितने का है लैपटॉप? 2 लाख का है। लेकिन टीचर ने स्टूडेंट से वो लैपटॉप, 2 लाख का लैपटॉप 25,000 रुपये में ही खरीद लिया है। कितने में खरीद लिया है? मात्र 25,000 रुपये में। तो कंसिडरेशन होना चाहिए, चाहे वो अपर्याप्त ही क्यों ना हो। 2 लाख का सामान 25,000 में ही खरीदा हो, लेकिन पक्षकारों की सहमति जो है वो स्वतंत्र हैं, फ्री कंसेंट हैं, तो प्रतिफल की अपर्याप्तता करार पर या संविदा पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। लेकिन जहाँ पर अपर्याप्त प्रतिफल दिया गया है और संविदा का एक पक्षकार दूसरे पक्षकार पर प्रभावकारी स्थिति में, जनरली टीचर स्टूडेंट के ऊपर प्रभावकारी स्थिति में होता है। टीचर जो कहता है वो स्टूडेंट को मानना पड़ता है, क्योंकि डोमिनेंट पोजीशन में है, एक प्रभावकारी स्थिति में है टीचर, और टीचर ने इस प्रभावकारी स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए 2 लाख का सामान 25,000 में ही खरीद लिया है। तो यहाँ असम्यक असर का प्रभाव किया गया है और कॉन्ट्रैक्ट हैं वो असम्यक असर से प्रभावित हैं, और ये इस बात का साक्ष्य हो सकता है अपर्याप्त प्रतिफल की पक्षकारों की सहमति जो है स्वतंत्र नहीं थी यहाँ पर। फिर विद्यमान कर्तव्यों का पालन या परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग ड्यूटीज़, लीगल ड्यूटीज़ वचनदाता द्वारा अपने कर्तव्यों को निभाने के अतिरिक्त कुछ और नहीं है। अब आपका सेक्शन 25 ने कहा है कि बिना प्रतिफल के किए गए करार शून्य होते हैं, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन हैं कि अगर कोई व्यक्ति प्राकृतिक प्रेम, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? प्राकृतिक प्रेम और स्नेह के कारण, स्नेह प्लस लिखित प्लस हस्ताक्षरित और रजिस्टर्ड
वचन इसके अपवाद हैं। जैसे मान लो कोई पिता अपनी बेटी बी को वचन देता है कि मैं आपको 1000 रुपये देने का वचन देता हूँ, आपको मैं 1000, पिता अपनी बेटी से कहता है कि मैं आपको 1000 रुपये दूंगा। तो ये वचन बिना किसी कंसिडरेशन के दिया गया है, इसलिए धारा 25 में क्या है, शून्य होगा। लेकिन यही वचन पिता अपनी बेटी को प्राकृतिक प्रेम और स्नेह के कारण, नेचुरल लव और अफेक्शन के कारण लिखित रूप में किसी न किसी डॉक्यूमेंट में उसने लिखा है, उस डॉक्यूमेंट को हस्ताक्षरित किया है और उस करार को क्या करवा लिया है, रजिस्टर्ड करवा लिया है। उस कंडीशन में बिना प्रतिफल के किए गए करार भी वैध होते हैं और उनका पालन किया जा सकता है। इस 25 का एक्सेप्शन नंबर 1 है। फिर एक्सेप्शन नंबर 2 जो है वो बात करता है पास्ट कंसिडरेशन के बारे में। जनरली पास्ट कंसिडरेशन की डेफिनेशन के अंदर नहीं आता है ना, वो एक प्रकार से बिना, क्योंकि कंसिडरेशन तो वही कहे जाते हैं जो वचनदाता की वांछा पर किए जाते हैं, एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर। और पास्ट कंसिडरेशन में अपनों ने देखा था कि जनरली वो वचनदाता की वांछा पर नहीं किए जा रहे थे, पहले ही ऑलरेडी उसने पहले ही कोई काम कर दिया है, जो माल पड़ा पाया है वो पहले ही गुम हो चुका था है और बिना वचनदाता के कहे उसने उससे ढूंढ कर दे दिया है, तो ये पास्ट कंसिडरेशन में आता है। और पास्ट कंसिडरेशन इसका एक्सेप्शन है बिना प्रतिफल के किए गए करार का। फिर थर्ड एक्सेप्शन है टाइम बार्ड डेब्ट, परिसीमा विधि से बाधित ऋण। ये क्या होता है, परिसीमा विधि से बाधित ऋण? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ए ने बी को 10,000 रुपये दिए हैं उधार। कितने दिए हैं? 10,000 रुपये उधार दिए हैं। तो ये जो 10,000 रुपये ए ने बी को दिए हैं ये 2 महीने के लिए दिए हैं। बी को 2 महीने के लिए इन 10,000 रुपये की आवश्यकता थी, तो ए ने बी को ये 10,000 रुपये 2 महीने के लिए दिए हैं। लेकिन अब जो है 2 महीने के बाद कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाता है और इस 2 महीने से ठीक 3 साल की अवधि के अंदर, कितने? 3 साल की अवधि के अंदर अगर ए ने बी के ऊपर सूट फाइल कर दिया और अपनी रकम को वसूल लिया तो ठीक, अदरवाइज़ फिर वो इन 10,000 की रकम की वसूली के लिए कोर्ट से कोई भी सहायता नहीं ले सकता है, कोर्ट की कोई भी मदद नहीं ले सकता है, क्योंकि ये ऋण जो है परिसीमा विधि से बाधित हो जाएगा। अब ये परिसीमा विधि क्या होती है? तो न्यायालय जो है, कोर्ट जो है जागरूक लोगों की मदद करता है, जागरूक लोगों की मदद करता है, सोए हुए लोगों की मदद नहीं करता है। और जो व्यक्ति अपने अधिकारों के बारे में अवेयर नहीं है उनकी न्यायालय कोई भी मदद नहीं करता है। आपको कोर्ट की सहायता लेनी है तो एक रीज़नेबल टाइम पीरियड जो है आपको परिसीमा विधि में दिया गया है, उस टाइम पीरियड में ही आपको सूट फाइल करना है। अगर आपने किसी व्यक्ति को पेमेंट उधार दिया है और उसकी वसूली चाहते हो तो 3 साल के भीतर उसके ऊपर कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने से 3 साल के भीतर सूट फाइल करना होगा। अगर 3 साल में सूट फाइल नहीं किया है तो फिर आपका जो ऋण है वो परिसीमा विधि से बाधित हो जाएगा। तो ठीक ऐसा ही देखते हैं कि यहाँ पर 4 साल हो गए लेकिन ए ने बी के ऊपर इस 10,000 की रकम की वसूली के लिए कोई भी वाद फाइल नहीं किया है, ठीक है। और 4 साल के बाद ये ए बी को कहता है कि मैंने आपको 10,000 रुपये दिए थे और ब्याज सहित वो हो गए हैं आपके 20,000 रुपये, तो आप मुझे वो 20,000 रुपये लौटा दीजिए। अब जो है ये ए, अगर बी इस ए के 10,000 रुपये नहीं लौटाता है तो ये बी के खिलाफ़ कोई भी वाद फाइल नहीं कर सकता है कोर्ट में, क्योंकि इसका ऋण जो है 3 साल से ज़्यादा हो चुका है, कोर्ट इसकी कोई मदद नहीं करेगा। लेकिन 25 का एक्सेप्शन नंबर 3 कहता है कि अगर ये व्यक्ति है ना ऐसे परिसीमा विधि से बाधित ऋण को देने का कोई रिटर्न है ना लिखित और हस्ताक्षरित वचन करता है ना, इसने हस्ताक्षर करके वचन दे दिया है कि मैं इस 20,000 के बदले में या तो पूरे 20,000 रुपये या उसका कोई कम अमाउंट या जो कोई भी पार्टीज एग्री हों वो देने का लिखित रूप से करार करते हैं, तो ऐसे ऋण की वसूली के लिए भी वाद लाया जा सकता है। चौथा एक्सेप्शन है आपका दान, है ना, टीपीए में 122 में दान परिभाषित किया गया है और 123 में दान करने के तरीके को बताया गया है। तो जो दान करने का तरीका है, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी का दान कर रहे हो या आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का दान कर रहे हो तो दान में कंसिडरेशन आवश्यक नहीं होता है। फिर एजेंसी या अभिकरण की संविदा, अभिकरण की संविदा आपके
कॉन्ट्रैक्ट सेकंड का जो सेक्शन 185 है वहाँ पर अभिकरण की संविदा के लिए भी प्रतिफल आवश्यक नहीं होता है, तो ऐसे करार बिना प्रतिफल के करने पर भी वैलिड होंगे। तो जनरल रूल क्या है सेक्शन 25 में कि बिना प्रतिफल के किए गए करार शून्य होते हैं, लेकिन जहाँ पर प्राकृतिक प्रेम और स्नेह के कारण किसी व्यक्ति ने लिखित और हस्ताक्षरित और रजिस्टर्ड वचन किया है तो उसका पालन किया जा सकता है। पास्ट कंसिडरेशन के लिए का भी ये बिना प्रतिफल के किए गए करार का एक्सेप्शन होता है। परिसीमा विधि से बाधित ऋण भी इसका एक्सेप्शन है, दान इसका एक्सेप्शन है और एजेंसी इसका एक्सेप्शन है। तो कंसिडरेशन में दोस्तों आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए और फिर इसके बाद इसको देखिए, ताकि क्या है दोनों वीडियो एक साथ आपको समझ में आ जाए। टेक्निकल मिस्टेक के कारण पूरा वो फर्स्ट वाला कंसिडरेशन का वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पाया था, इसके कारण इसको 2 वीडियो में हमने बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।